नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन के साथ मैं शीतल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत कुछ अहम खबरों से करेंगे। डोडा में वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी वीपीएन के इस्तेमाल पर लगे प्रतिबंध के आदेश के बाद इस नेटवर्क को इस्तेमाल करने वालों पर नजर रखी जा रही है। डोडा प्रशासन ने राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर वीपीएन के इस्तेमाल पर शनिवार को 2 महीने के लिए प्रतिबंध लगाते हुए आदेश जारी कर दिया था। डोडा में इस प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने की मुहिम छेड़ दी गई है और इसका उल्लंघन करने वालों की धरपकड़ करने के बाद उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो आपको बता दें, एक ऐसी खबर सामने आई है इस वक्त डोडा से जो सोचने पर मजबूर कर रही है, क्योंकि जो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है यानी वीपीएन जैसी चीज़ें होती हैं, जिसमें बाहरी नेटवर्क जिसके ज़रिए जोड़ा जाता है, उसके प्रतिबंध के आदेश के बाद इस नेटवर्क को इस्तेमाल करने वालों पर सीधी नज़र रखी जा रही है। जो भी इस नेटवर्क को इस्तेमाल करेगा उस पर कार्रवाई होगी, क्योंकि ये नेटवर्क जो है ये अपने देश का नेटवर्क नहीं होता, ये बाहरी नेटवर्क होता है। और इस नेटवर्क के इस्तेमाल के लिए भी कई सारे लोग जो हैं वो इसमें संलिप्त होते हैं। तो इसी को लेकर फिलहाल ये आदेश जारी किया है और उन पर कड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। विकास मनहास डोडा से हमारे संवाददाता ज़्यादा जानकारी के लिए इस खबर पर जुड़े हुए हैं। विकास, क्या जानकारी है? वीपीएन का इस्तेमाल कई युवा जो हैं वो अपने फ़ोन पर करते हैं, उस नेटवर्क को इस्तेमाल करते हैं। इसको लेकर क्या दिशा निर्देश हैं और आखिर क्यों इस तरह का कदम उठाना पड़ा है? कि शीतल, डिस्ट्रिक्ट डोडा के जो डीसी है हरविंदर सिंह, उन्होंने इस तरह से एक ऑर्डर जारी किया है 163 बीएनएस यानी वीपीएन प्राइवेट वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क को जो है फिलहाल डोडा के अंदर जो बंद कर दिया गया है किसी सिक्योरिटी को देखते हुए या नेशनल थ्रेट को देखते हुए। ऐसे में वीपीएन का इस्तेमाल कई लोग करते हैं और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आईपी एड्रेस या फिर थर्ड पार्टी भी यूज कर सकती है। बिल्कुल। और ये तमाम हम्म। चीजें देखते हुए यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने इस तरह का फैसला लिया है, क्योंकि कई लोग जो है इस तरह की गतिविधियों में शामिल हैं। और ऐसे में पाकिस्तान बेस्ड कई यूट्यूब चैनल या फिर अलग अलग वेबसाइट को बंद कर दिया गया है हमारे देश के अंदर। तो ऐसे बिल्कुल। में वीपीएन के तहत जो है इन तमाम चीजों को देखा जा सकता था, उनका एड्रेस खोजा जा सकता था, ये तमाम चीजें। और यहाँ पर बैठे हुए कई लोग जो है अंडरग्राउंड जो पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, चाहे फिर ओजीडब्ल्यू हो या तमाम लोग जो इस तरह की इंफॉर्मेशन जहाँ से दूसरे मुल्क को देते हैं या फिर जहाँ पर सिक्योरिटी एजेंसी को थ्रेट लगता है, बिल्कुल। जहाँ का डाटा पास किया जा सकता है। क्योंकि वीपीएन पर आपका एक आईडी अकाउंट बनता है और उसके बाद इस अकाउंट को बनाने के बाद आप कोई भी वेबसाइट खोल सकते हैं। जो देश हम्म। ने यहाँ पर पाबंदी लगा दी है, कहीं हम्म। न कहीं उसका उल्लंघन ना हो। फिलहाल एडमिनिस्ट्रेशन डोडा ने 2 महीने के लिए इसके ऊपर पाबंदी लगाई है और बिल्कुल। कहा इस ऑर्डर में साफ तौर पर कि आगे हम्म। भी ये ऑर्डर बढ़ सकता है और हम्म। इसकी कोई भी अगर उल्लंघन करता है, इसे बिल्कुल। इस्तेमाल करता है, तो हम्म। इसके ऊपर कार्रवाई यहाँ विकास, की पुलिस साइबर करेगी। साइबर सिक्योरिटी के नज़रिए से देखा जाए तो ये कितना बड़ा कदम है और इस पर कैसे मॉनिटरिंग की जाएगी? क्योंकि बहुत मुश्किल होता है हर जगह तक पहुंचना। उसके लिए किस तकनीक का इस्तेमाल किया गया है ताकि साइबर सेल को ये पता लगे कि कोई वीएन का इस्तेमाल कर रहा है, वीपीएन का इस्तेमाल कर रहा है या इस तरह के नेटवर्क्स का इस्तेमाल कर रहा है? देखिए, जब भी कोई इस तरह की उल्लंघना करेगा वीपीएन के तहत, तो अगर नॉर्मल साइट कोई भी खोलेगा जो अपने देश के अंदर चल रही है, जिसके चलते कोई भी थ्रेट नहीं है, यानी जो इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन इसके बाद भी अगर कोई इस तरह का कोई डाटा या कोई इंफॉर्मेशन दूसरे देश को भेज रहा है, जहाँ से कोई ट्रांसफर कर रहा है, किसी तरह की भी कोई लिंक पर क्लिक कर रहा है, किसी भी देश का कोई वहाँ की वेबसाइट खोल रहा है, तो कहीं न कहीं यहाँ की साइबर सेल या पुलिस इसके ऊपर काम कर रही है। और ऐसे में कई बार हमने देखने को मिला कि कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, उन लोगों के ऊपर बड़ी कार्रवाई भी हुई है। क्योंकि पाकिस्तान से कई लोगों को डोडा के अंदर भी कॉल आई है, मैसेज आई है इससे पहले, यानी पिछले कई सालों से। तो कहीं न कहीं साइबर सेल जो डोडा के अंदर है या फिर पुलिस जिस तरह से काम कर रही है, बिल्कुल एक्टिव है और इस तरह की जांच पड़ताल लगातार कर रही है। उन लोगों को हिरासत में लिया जाता है, फिर उनके मोबाइल को अपने पास रखा जाता है कि क्या बात हो रही है, किसके बारे में वहां से कॉल आ रही है, ये तमाम चीजें। तो ऐसे में एडमिनिस्ट्रेशन का फैसला है और लोग भी चाहते हैं कि इस तरह की चीजें डोडा या फिर पूरे देश के अंदर हो, जिसकी वजह से कोई नुकसान देखने को ना मिले। हम्म। इन चीज़ों पर लगाम लगाना, विकास, कितना ज़्यादा ज़रूरी था? क्योंकि पाकिस्तान ने
इस टेरर को भी फैलाया था। पाकिस्तान की तरफ से जो है वो वेबसाइट्स को हैक किया जा रहा था, वेबसाइट्स के ज़रिए डेटा को लीक किया जा रहा था। ये तमाम जो प्रक्रियाएं हैं ये पाकिस्तान की तरफ से भी हो रही थी, लेकिन उसके चलते जो भारत का पूरा साइबर एक पूरा जो डिपार्टमेंट है या जो सेल है वो पूरी तरह से इस पर निगरानी बनाए हुआ है, साइबर एक्सपर्ट्स निगरानी बनाए हुए हैं। कितना ज़रूरी था इस पर विचार विमर्श करना, क्योंकि डिजिटली जो स्कैम या डिजिटली हैकिंग या डिजिटली डेटा को हैक करना, डेटा को इधर से उधर या उधर से इधर तक लाना, ये बहुत ज़्यादा मदद करना है। तो भारत पाकिस्तान के तनाव के बीच ये फैसला कितना बड़ा है और कितना सक्षम है? देखिए, अभी पहलगाम के अंदर आतंकवादी हमला होता है। अभी हमारे देश के अंदर लोगों को ये भी पता नहीं था कि कितने लोगों की वहां पर शहादत हुई है, क्या चीजें हुई, लेकिन इससे पहले ही पाकिस्तान को पता लग जाता है ये तमाम चीजें। यानी यहीं से कोई डाटा जो है ट्रांसफर कर रहा था और हैक कर रहा है, और वीपीएन का जिस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा था, यानी मान लीजिए कोई मैं ही इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसके बाद कोई आपके आसपास आकर आपका नेटवर्क चुरा सकता है। ये तमाम चीजें हो सकती है और किसी को भी पता, यानी मुझे पता तक नहीं चलेगा किस तरह से उसने हैक कर दिया। तो ऐसे में यहाँ के जितने साइबर शॉप्स हैं या फिर होटल है या जहाँ पर लाइब्रेरीज है, जहाँ पर भी इस तरह से इंटरनेट प्रोवाइड किया जाता है, उन तमाम लोगों को आदेश दिए गए हैं कि कोई भी इस तरह की कोई उल्लंघना नहीं करेगा, और कोई भी इस तरह से कोई इस तरह की वेबसाइट के साथ छेड़खानी या फिर वीपीएन ऐप जो लोगों के मोबाइल में है उसे डिलीट कर देना है फिलहाल, और इसका इस्तेमाल ना करें जिसकी वजह से हमारे देश को कोई नुकसान हो या फिर हमारी सिक्योरिटी एजेंसी इसके ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई करे। विकास, क्या कुछ ऐसे लोग हैं जो शक के दायरे में हैं, जिन पर शक है, या जो ऐसे शरारती तत्व हैं जो सोशल मीडिया के जरिए माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं, या जैसे सीधे मैं कहना चाहूँ तो ओजीडब्ल्यूज हैं जो इस तरह की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं या इस तरह की इन्फॉर्मेशन को लीक करते हैं, ये तमाम चीज़ें होती हैं। क्या ऐसे कुछ लोग हैं? अगर हैं तो उन पर विशेष क्या निगरानी की जा रही है? देखिए शीतल, ओजीडब्ल्यू तो काम कर रहा है डोडा के अंदर हो या फिर पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, ओजीडब्ल्यू तो काम कर रहा है, लेकिन इसके साथ में कई कॉल्स जो है यहाँ के लोगों को पाकिस्तान से भी ऐसे आती हैं या फिर इस तरह के मैसेजेस आते हैं। हाँ। लोग मजबूर हो जाते हैं कि कॉल आई है या इस तरह से फोन उठा लेते हैं, उसके बाद इन्हें लालच दिया जाता है पैसों का या इस तरह से चीजें, और उन्हें बताया जाता है किस तरह से आपने क्या चीज खोलनी है, किस तरह से आप मान लीजिए वीपीएन को ही खोलना है जहाँ से आपका डाटा कोई लीक नहीं होगा, क्या चीजें करनी है। तो कहीं ना कहीं यहाँ के लोग जो है पैसों के लालच में आकर इस तरह से ये चीजें कर लेते हैं। तो आप कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें डोडा के अंदर इसके ऊपर कड़ी निगरानी यहाँ की पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसी रखी हुई है। तो कैसे जैसे मामले पहले कई बार देखने को मिले, तो आने वाले समय में इसके ऊपर एक नकेल कसी जाएगी ताकि किसी तरह का कोई डाटा लीकेज ना हो, क्योंकि डोडा भी डिस्टर्बिंग एरिया रहा है जहाँ पर लगातार इनकाउंटर देखने को मिले हैं, लगातार यहाँ पर गाइडलाइन दी जा रही थी। अभी फिलहाल देखिए एक और ऑर्डर भी साथ में निकाला गया था जहाँ पर हेड स्पीच या फिर ऑब्जेक्शनेबल कोई स्टेटमेंट एक दूसरी कम्युनिटी को देता है कोई, या फिर फेसबुक पर जाकर लाइव दे देता है, यानी थोड़ा सा कुछ होता है तो ये लोग जो है तुरंत अपनी फेसबुक खोलकर या अपना सोशल मीडिया हैंडल खोलकर तुरंत उसके ऊपर एक्शन लेने स्टार्ट हो जाते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन के ये दोनों फैसले यहाँ के लोगों को स्वीकार भी करने पड़ेंगे, क्योंकि सबसे पहले देश है, उसके बाद तमाम चीजें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विकास से जानकारी साझा करने के लिए। विकास मनहास हमारे साथ डोडा से बने हुए थे। डोडा में प्रशासन ने बड़ा फैसला लेते हुए साइबर सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाए हैं। फिलहाल कठुआ की तरफ बढ़ेंगे तो कठुआ से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। जसरोटा फॉरेस्ट रेंज में तस्करों ने दस्तक दे दी है, और ये बड़ी जानकारी खैर के दर्जनों पेड़ों को काटकर तस्कर वहां से ले उड़े हैं। बनगांव की फॉरेस्ट रेंज में घटना को अंजाम दिया गया है। देखिए कैसे वहां पर जो तस्कर हैं वो पहुंच रहे हैं। ये फॉरेस्ट रेंज का मामला है। ये कठुआ से इस वक्त बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। जसरोटा फॉरेस्ट रेंज में तस्करों ने दस्तक दी और वहां पर कई जो पेड़ हैं उन्हें काटा, वहां से गायब हो गए। दर्जनों के हिसाब से वहां पर ये लोग पहुंचे और पेड़ों को काटकर ले गए। बनगांव की फॉरेस्ट का ये पूरा मामला है, फॉरेस्ट रेंज का पूरा मामला है। साफ ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से पेड़ों की ये कटाई वहां पर की गई है। तो इस पर जानकारी भी लेंगे। हमारे साथ थोड़ी देर में हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे, लेकिन बड़ी बात यह है कि किस तरह से जंगलों में ये तस्कर पहुंचते हैं और वहां से पेड़ों को काटकर
निकल जाते हैं, फरार हो जाते हैं। तो हमारे साथ रंजीव मेहता, हमारे संवाददाता, ज़्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त जुड़ गए हैं। रंजीव, जानकारी क्या है इस मामले को लेकर, क्योंकि तस्करी वहाँ पर हो रही है, पेड़ों की तस्करी, पेड़ों की कटाई हो रही है, जिसका सीधा असर हमारे पर्यावरण पर पड़ रहा है और इलीगल तरीके से इन पेड़ों को काटकर वहाँ से फरार हो रहे हैं। बिल्कुल शीतल, जहाँ पर आज बीती रात को जो जसरोटा फॉरेस्ट रेंज है, कठुआ फॉरेस्ट डिवीजन के अंतर्गत पड़ता है, उसका इलाका पहाड़ी इलाका है, ये वन गांव है। वहाँ का जो फॉरेस्ट का एरिया है, वहाँ से जो खैर के पेड़ चोरी हो गए हैं। रात को काट कर ले गए जो तस्कर, खैर के पेड़ों की चोरी करने वाले जो लोग हैं, वो जो माफिया जो सक्रिय है काफी देर से इस इलाके की बात करूं, जसरोटा रेंज में, तो पिछले 3-4 महीने में पहले परमिशन का काम भी चलता रहा, लेकिन उसके साथ साथ जो अन्य गांव थे जहां पर कोई परमिशन नहीं थी, वहां पर भी चोरी की घटनाएं आती रहती थी और लगातार पेड़ चोरी होने के मामले आते रहते थे। लेकिन ये बीती रात की जिस इलाके में ये चोरी हुई है, अब ये फॉरेस्ट की जो फॉरेस्ट की लैंड है, उसके अंदर जो पेड़ है, वो वहां से ये चोरी कर लिए गए हैं। जो बड़ा हैरान करने वाला मामला है अपने आप में। स्थानीय लोगों की बात करूं तो उनका कहना है कि काफी शर्मसार करने वाला मामला है, क्योंकि उनके गांव के पेड़ के अंदर से, गांव के अंदर से गुजरने वाले रास्ते से लोग जो है वो फॉरेस्ट की जो भूमि है वहां पर लगे जो लाखों रुपए के जो पेड़ हैं उनको काट कर ले गए हैं। इसको लेकर वन विभाग को भी सूचित कर दिया गया है। वन विभाग के अधिकारियों ने अपनी टीम को वहां पर भेजा है और पूरा मुआयना किया जा रहा है। अभी जो जसरोटा रेंज के ऑफिसर हैं, उनके साथ जब हमारी इस बारे में बात हुई चोरी के बारे में, तो उन्होंने कहा कि वह लोग इसके बारे में जानकारी जुटा रहे हैं। जैसे ही पता चलेगा तो वह कार्रवाई, सख्त कार्रवाई जरूर करेंगे। रंजीव, प्रथम दृष्टिया क्या पता लग पाया है, कुछ जानकारी मिल पाई है या किसी पर शक का दायरा बढ़ा है? कौन लोग हो सकते हैं, कहाँ के हो सकते हैं? क्योंकि इस तरह के कृत्य जाहिर सी बात है उन्होंने पहले भी किए होंगे, नोटिस में होंगे, तो क्या इस आधार पर उन्हें बहुत जल्द चिन्हित किया जा सकता है? देखिए शीतल, मैं बताऊं, क्योंकि इस चोरी के मामले में काफी युवा और कई लोग जो है इस इलाके में सक्रिय हैं, लेकिन किसी पर शक की सुई अभी तक ना तो विभाग की तरफ से की गई है, ना तो स्थानीय लोगों ने बताया है। लेकिन मामला जरूर पहले रैकी की गई है इस इलाके की, क्योंकि सड़क के किनारे का इलाका है, बिल्कुल रास्ता है, वो गांव के बीच से गुजरता है और आगे दूसरे गांव को जाता है। तो उस रास्ते के किनारे पर लगे जो पेड़ है, 1 दर्जन से अधिक पेड़ जो है वो तस्कर काट कर ले गए हैं। लेकिन विभाग की कहीं ना कहीं लोगों ने, जो स्थानीय लोग हैं, उन्होंने बताया कि लापरवाही है। अगर विभाग से के अधिकारी कर्मचारी सचेत होते तो ये घटना नहीं होती। लेकिन अगर स्थानीय लोगों को इसके बारे में भी जानकारी दी जाती समय पर विभाग की तरफ से कि चोरी की अंदेशा है, आप अपने इलाके को में सजग रहे, अगर चोरी की ऐसी घटना होती है तो तुरंत इसकी सूचना दें। लेकिन लोगों को ऐसी कोई किसी भी बात के लिए सूचित नहीं किया गया था। लेकिन उसके बावजूद इतने बड़े पैमाने पर लाखों की चोरी होना अपने आप में एक बड़ी घटना है। कुल मिलाकर रंजीव, ये तो विभाग की लापरवाही पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि विभाग जो है वो उचित तरीके से वहां पर निगरानी नहीं रख पा रहा है। उन्हीं की लापरवाही है जिस वजह से तस्कर पहुंचते हैं और धड़ल्ले से, बिना डर के वहां से ये पेड़ काट कर ले जाते हैं। बिल्कुल विभाग की कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर है। फॉरेस्ट रेंज जसरोटा की बात करूं तो काफी दूर दराज का इलाका इसलिए पड़ता है। विभागीय अधिकारियों से जब बात होती है तो वो स्टाफ कमी की दुहाई देते हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई कड़ी कार्रवाई अभी तक देखने को नहीं मिली है। पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि बड़ी खबरें हीरानगर क्षेत्र से भी आती रहती हैं, कंडी के इलाके से। वो इलाका भी जसरोटा रेंज के अंतर्गत पड़ता है। यहाँ पर शीतल बड़ी बात यह है कि खैर की लकड़ी को लेकर जो 3 दशकों तक बैन रहा, सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद 2016 में इस बैन को हटाया गया और किसानों की जो मालिकाना भूमि है उस पर जो खैर के पेड़ खराब हो रहे थे उनको चरणबद्ध तरीके से काटने की अनुमति थी। जिसके तहत जिस भी गांव को नंबर आता है वहां पर 1 साल पहले प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अप्रैल के महीने किसानों से एप्लीकेशनें दी जाती हैं। उसके बाद राजस्व विभाग वहां पर मौका
मुआयना करता है, नंबरिंग होती है पेड़ों की, किन पेड़ों को काटना है, किन को नहीं काटना है, उनके डाया को देखा जाता है, कितनी मोटाई है, कितनी चौड़ाई है, उसके हिसाब से पेड़ों को काटने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अंतर्गत होती है। लेकिन उसके बावजूद जो माफिया, जो खैर माफिया है, वो जो सक्रिय है, वह जहाँ पर चोरी करता नजर आता है, क्योंकि खैर की लकड़ी की काफी कीमत है, 5 से 6 हजार रुपया क्विंटल के हिसाब से ये फैक्ट्रियों में बिकता है। कई लोग तो इसे वहाँ पंजाब की तरफ भी स्मगल करते, हमने से ये खबरें भी पहले हमने सुनाई दी थी। बिल्कुल रंजीव, अब जांच तो होगी, पड़ताल तो होगी कि आखिर ये कौन लोग हैं, कहाँ से आए, कैसे वो पहुंचे और इस घटना को अंजाम दिया। लेकिन दूसरी ये भी बड़ी बात है कि संबंधित विभाग इतनी बड़ी लापरवाही बरतना और भविष्य में ऐसी कोई लापरवाही ना हो उसका भी ख्याल रखना है। तो वो कैसे अब संबंधित विभाग जो है वो इस पूरी घटना का संज्ञान लेगा और आने वाले समय के लिए पूरी तरह से जागरूक रहेगा। बिल्कुल शीतल, जब हम विभागीय अधिकारियों से इस बारे में बात करते रहते हैं कि चोरी, काफी लकड़ी की चोरी अवैध रूप से पंजाब जा रही हो लकड़ी, चाहे खैर की तस्करी का मामला हो, क्योंकि पिछले हमने 6-8 महीने में देखा है तो बड़े पैमाने पर खैर की लकड़ी हो, चाहे दूसरी इमारती लकड़ी हो, जहाँ दूसरी कच्ची लकड़ी हो, उसकी बड़े पैमाने पर जो चोरी और तस्करी की वारदातें हुई है, पुलिस पकड़ती हुई है, काफी लाखों रुपए में जुर्माना भी विभाग की तरफ से किया जाता है, लेकिन फिर भी इसके ऊपर कोई संज्ञान जो है अभी तक कड़ाई जो है वो नहीं की गई। ठीक है, बने रहिएगा फिलहाल हमारे साथ रंजीव। और फिलहाल रंजीव हमारे साथ जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से पेड़ों को काटा गया है और जो अब पर्यावरण है उसमें भी इसका सीधा नुकसान है और वहाँ पर जो पेड़ काटे गए हैं उसका भी नुकसान है। उसमें फिलहाल विभाग ने संज्ञान लिया है, कार्रवाई शुरू हो गई है। इधर दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे का 100 किलोमीटर हिस्सा इस साल दिसंबर महीने तक तैयार हो जाएगा और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लखनपुर से जम्मू तक निर्माण में तेजी लाने के आदेश दिए हैं। हालांकि इस हिस्से के निर्माण में अब भी करीब 9 माह की देरी हुई है। दरअसल एनएचआई ने एक्सप्रेसवे के निर्माण की तारीख इसी साल मार्च तक तय की थी, लेकिन अब ये निर्माण दिसंबर में पूरा होगा। इसी दौरान जम्मू से उधमपुर और कटरा तक के हिस्से के निर्माण की प्रक्रिया को भी तेज किया जाएगा। तो आपको बता दें, कटरा से दिल्ली की तरफ जो एक्सप्रेसवे बन रहा है उसको लेकर फिलहाल लगातार जो है वो तेजी लाई जा रही है ताकि जल्द से जल्द इस काम को पूरा किया जाए। रंजीव हमारे साथ बने हुए हैं। रंजीव, जो कटरा दिल्ली एक्सप्रेसवे बन रहा है उसका काम अभी तक तो जोरों शोरों से चल रहा है, लेकिन जो तय समय सीमा थी शायद उससे थोड़ा सा अधिक समय लग सकता है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से ये बयान जारी किया गया है कि दिसंबर माह तक जो 100 किलोमीटर का स्ट्रेच है, जो कानपुर जिले से शुरू होकर जम्मू तक का स्ट्रेच है 100 किलोमीटर का, वो उसका निर्माण कार्य जो मार्च में पूरा होना था उससे दिसंबर माह तक बढ़ा दिया गया है। दिसंबर तक उसकी मियाद रखी गई है पूरा करने की, लेकिन बड़े पैमाने बड़ी युद्ध स्तर पर काम चल रहा है, तेजी से काम चल रहा है। कई जगह पर पुलों का निर्माण हो रहा है, फ्लाईओवर का काम भी बड़ी तेजी से चल रहा है, लेकिन अभी भी बहुत सारा काम अभी बाकी है। लगता नहीं है कि अगले साल मार्च तक ये कंप्लीट हो पाएगा, लेकिन विभाग ने अगर तय सीमा रखी है तो कोई सोच समझ कर जहाँ जो निर्माण में लगी कंपनियां हैं उनसे जो डाटा एकत्रित किया है उसके अनुसार ही रखी होंगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे है, ये भारतमाला पर जो परियोजना है देश की, उसके अंतर्गत इसका निर्माण किया जा रहा है। करीब 35,000 करोड़ रुपए की ये परियोजना है। इसके तहत 7,000 करोड़ से जो जम्मू से पठानकोट का 100 किलोमीटर का स्ट्रेच है इसको पूरा किया जा रहा है। इसके अंतर्गत जो कंपनियां लगी हुई हैं बड़े पैमाने पर, वहां पर अभी भी काम किया जाना बाकी है। जो कंपनी के अधिकारी है उनसे जब हमारी बात होती है, लेकिन रंजीव, वजह कहाँ पर आ रही है, इसे थोड़ा समय लग रहा है क्योंकि जब डेडलाइन तय होती है, समय सीमा तय होती है, तो उसका पूरा एनालिसिस किया जाता है कि कितनी मशीनें वहाँ पर लगनी है, कितना मैन पावर वहाँ पर लगना है, कितना मटेरियल वहाँ पर लगना है और किस समय कितना काम होना है, ये सारा तय होता है। उसके बाद भी समय सीमा से ऊपर जाना ये क्या जताता है? और दूसरा सवाल मेरा रंजीव ये भी है, नितिन गडकरी ने खुद इसका जिक्र किया है कि बहुत जल्द इसको तैयार किया जाएगा। बिल्कुल शीतल, आपके द्वारा ये तो बिल्कुल ठीक कहा कि इसको जल्द से जल्द कंप्लीट करने की बातें नेताओं द्वारा कही जाती हैं, लेकिन जो काम करने का तरीका है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जो दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे है वो जम्मू कश्मीर में इसका ज्यादातर हिस्सा
NH 44 पर ही बनाया जा रहा है, इसके बीच के हिस्से पर बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से एक तरफ नेशनल हाईवे पर जो पहले का नेशनल हाईवे जम्मू पठानकोट वो उसका ट्रैफिक जो है वो चलता रहता है, जिसकी वजह से काफी दुश्वारियां क्योंकि आती रहती हैं। उसके साथ लोगों को जो मुआवजे की प्रक्रिया थी जो उसमें भी काफी देरी हुई, जिसकी वजह से उनको इलाका खाली कराने में काफी समय लगा। कई बिल्डिंगें तोड़ी जानी थी, जिसके कारण काफी समय लगा, तो उसके चलते देरी होना लाजमी है। और काम भी चल रहा है, कई कंपनियां जो आगे सावला के करके छोटी कंपनियां काम करती हैं वो बीच में काम छोड़ के चले जाती हैं, जिसके कारण भी इस ऐसे बड़े प्रोजेक्टों में देरी होती है। लेकिन कहीं ना कहीं इस बार विभाग ने अगर दिसंबर की डेडलाइन दी है नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से, तो जरूर वहां पर उम्मीद करते हैं तब तक जरूर पूरा हो जाएगा। रंजीव, अभी भी बहुत सारी हर्डल्स हैं काम करना काम इस नेशनल हाईवे पे, अभी भी बहुत सारी हर्डल्स हैं, लोगों की इंटरफेरेंस है, क्योंकि लोगों को भी मुआवजा चाहिए, या जिनकी दुकानें, जिनके मकान जा रहे हैं उनको ज़मीनें भी चाहिए। तो क्या अब ये माना जा सकता है कि बहुत जल्द काम किया जाएगा और उन लोगों को राहत रिलीफ दी जाएगा जो इसके पीड़ित हो सकते हैं? देखिए, जितनी भी जगह एक्वायर करनी थी उसका तो काम पिछले साल से ही कंप्लीट हो चुका है। वहाँ पर निर्माण कार्य अभी चल रहा है, काफी तेजी से चल रहा है। कई इलाके हैं वहाँ पर, क्योंकि जो पुल, जो नए डिजाइन के पुल है जो फैब्रिकेटेड तरीके से बाहर से तैयार होकर आते हैं, सिर्फ उनको चढ़ाना होता है, जिसके लिए बड़ी बड़ी क्रेनें लगती हैं। चढ़वाल की बात करूं, चाहे गढ़वाल का एरिया हो, जटवाल के एरिया में, वहां पर जो फ्लाईओवर बन रहे हैं उनको काफी समय लग रहा है, जिसकी वजह से लगता है कि उन्हीं की वजह से ये दिसंबर तक की डेडलाइन घोषित की गई है। क्योंकि फ्लाईओवर का काम अभी इस इलाके की कठुआ जिले की बात करूँ तो काफी ज्यादा करने वाला। रंजीव, कितनी बड़ी सहूलियत है ये उन लोगों के लिए जो बाहरी राज्यों से जम्मू कश्मीर की तरफ आते हैं, खास तौर पर दिल्ली से, पंजाब से, हरियाणा से। कितनी बड़ी सहूलियत है उनके लिए भी और जम्मू कश्मीर वासियों के लिए भी, क्योंकि इसे विकास के नज़रिए से एक बहुत बड़ा माध्यम देखा जा रहा है। देखिए शीतल, इसको जो बाहर से आने वाले पर्यटक हो, चाहे दूसरे लोग हों जम्मू कश्मीर में आने वाले, खासकर माता वैष्णो देवी के श्रद्धालु, जिनको इससे सबसे ज्यादा सहूलियात उन लोगों को होगी जो माता वैष्णो देवी के श्रद्धालु जो अपने वाहनों से या निजी वाहनों से या कमर्शियल वाहनों से आएंगे। और दिल्ली से 7 घंटे का सफर जो तय किया गया है वाया अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर है उसके दर्शन के बाद सीधे लोग कटरा आ सकेंगे इस एक्सप्रेस वे के साथ साथ। और इसमें विकास की बात करूं तो काफी तेजी से विकास जो इस इलाके का होगा, साथ में जम्मू कश्मीर के लोगों को भी इससे काफी फायदा होगा। अगर बाहरी राज्यों को जाना है तो पहले एक ही रास्ता था, लखनऊ से रास्ता जाना पड़ता था, वो भी रास्ता जो है पहले सिंगल था, 4 लेन हो गया है। अब ये 6 लेन का एक्सप्रेस वे बनने से लोगों को फायदा जरूर होगा, विकास के कार्यों में तेजी आएगी, लोगों का जीवन शैली में भी काफी तेजी और बदलाव देखने को मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद आपका रंजीव, ये जानकारी आपने साझा की। फिलहाल जो दिल्ली से कटरा की तरफ जो एक्सप्रेसवे बन रहा है या अमृतसर से लेकर बन रहा है, उसको लेकर निर्माण की जो गति है उसमें तेज़ी लाई जा रही है, ताकि जल्द से जल्द इसे लोगों के लिए तैयार किया जाए। इधर जम्मू नगर निगम के वार्ड नंबर 8 ओल्ड रेहड़ी जम्मू में पिछले लंबे समय से स्थानीय लोग पानी की समस्या को लेकर परेशान हैं। लोगों ने पानी की पाइपों में कम पानी आने से पानी का प्रेशर नहीं रहता, जिससे वो उनके घरों तक नहीं पहुंच पाता। उन्होंने बताया कि समय समय पर जल शक्ति विभाग को अवगत करवाने के बावजूद भी उनकी इस समस्या का हल नहीं हो पाया है। पानी की समस्या तो बहुत देर की है सर। पानी की समस्या जो है ये बहुत लंबी है, पर कनेक्शन सारे लगे हुए हैं, पानी नलकों में नहीं है। तो ये संज्ञान लेना चाहिए गवर्नमेंट को, पीएचई डिपार्टमेंट को लेना चाहिए। ये पानी पाइप डाली हुई है, कनेक्शन ही नहीं दिया हुआ। गर्मी की बात नहीं है, सर्दियों में भी पानी नहीं आता है। ये अगर नहीं होगा तो हम सड़कों पे आएंगे, फिर पीएचई डिपार्टमेंट भी देख लेगा। ये पाइपें लगाई हुई हैं, पाइपें भी लगाते हैं, फिर कहीं छोटी पाइप है आगे जाके मोटी कर देते हैं, प्रेशर कहाँ से आएगा? प्रेशर नहीं आ रहा है ही नहीं प्रेशर, ऐसे पानी थोड़ा थोड़ा पानी आता है। तो ये पब्लिक परेशान है। अब डिपार्टमेंट से क्या अपील? डिपार्टमेंट लेना चाहिए, डिपार्टमेंट को क्या लेना चाहिए, अगर पाइपें डाली हुई हैं तो चेकिंग करो, कनेक्शन दो, चेकिंग करके तो देखो कहाँ हमारा फॉल्ट कहाँ है, पाइपें लीक है पीछे से। सर हमको काफ़ी देर से प्रॉब्लम आ रही है पानी की, ठीक है। हम डिपार्टमेंट के पास भी गए हैं कि हमें पानी दें,
उन्होंने कहा कि आप अपने बिल चेक करवाओ। हमने बिल भी चेक करवाए, बिल भी पे किए, लेकिन फिर भी हमें पानी नहीं मिल रहा है। उन्होंने पाइप भी बोला आपके लिए पाइप डाली है नई वाली, वो पाइप डाली है, लेकिन अभी तक उसको कनेक्शन नहीं दिया गया, वहां से जोड़ी ही नहीं गई है। काम तो किया उन्होंने, लेकिन आगे कुछ नहीं किया। डिपार्टमेंट के पास जाते हैं, वही वो नारा लगाते हैं, कहते हैं कोई बात नहीं, 1 हफ्ता ठहरो, 10 दिन ठहरो, 5 दिन ठहरो, बस यही यही होता है। बार बार जाते हैं, बार बार डिपार्टमेंट के पास जाते हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हर जगह पे जा रहे हैं, लेकिन हमारी आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ। नमस्कार।